हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 2025 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय का बिल्कुल वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, इस वायरल मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लो, क्योंकि 2025 बोर्ड एग्जाम में इसी पेपर से आपका पेपर छपने वाला है। ये मेरी 100% की गारंटी है। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज का यह मॉडल पेपर आप सभी के लिए, और इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन मैं लेकर के आ चुका हूं। आप देख सकते हैं जो खंड खा के जो प्रश्न है यानी खंड बा के जो प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आप सभी के लिए। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, 70 अंकों का पूर्णांक रहेगा पेपर का, और समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा। यहाँ पर नोट के अंतर्गत आप लोग ध्यान दें, प्रारंभ के 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए। 3 घंटे 15 मिनट जो समय निर्धारित है, इसमें से 15 मिनट आपको मिलेंगे प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए जो शुरुआती समय होगा, और 3 घंटे का समय आपके पास बचेगा पेपर को हल करने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर सभी प्रश्नों का आंसर करना अनिवार्य है। चलिए यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं खंड बा में विभक्त है। खंड आ में 1 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न हैं, जिसके सही उत्तर आपको कहां पर भरना है, ओएमआर उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बाल पॉइंट कलम से सही विकल्प वाले गोले को पूरी तरह से काला करके भरना है। मेरे प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे किस तरह से पूरी तरह से गोला आप काला करेंगे। पहले प्रश्न में जो भी ऑप्शन सही होगा उसी के अनुसार ओएमआर शीट में आप विकल्प यानी गोला काला करेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, खंड आ में प्रत्येक अंक यानी 1 प्रश्न होगा 1 नंबर का। चलिए खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़कर केवल प्रदत्त ओएमआर उत्तर पत्रक पर ही उत्तर देना है। ओएमआर उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे नहीं काटें तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग भी ना करें। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। कौन सा प्रश्न कितने अंक का है इसका भी वर्णन है। मेरे प्यारे बच्चों, खंड बा जो कि 50 अंकों का होगा, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे इस खंड बा के अंतर्गत। अब यहाँ पर प्रश्न संख्या यहाँ पर यानी प्रथम प्रश्न पत्र जो है, प्रथम प्रश्न से आपको आरंभ करना है और अंतिम प्रश्न तक करते जाना है। खंड बा के जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का उत्तर एक साथ करना होगा। आप लोग प्रथम प्रश्न से उत्तर लिखना आरंभ करेंगे और अंतिम प्रश्न तक करते जाइएगा। जिसका उत्तर नहीं आपको पता है उसके पीछे आप मत पड़िएगा, और ना ही उस पर आप व्यर्थ में समय गवाइएगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर देना है, शेयर कर देना है, और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस जो है वीडियो के कंप्लीट। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड आके इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आप लोग तैयार कर लेना, क्योंकि ये मेरे प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस लिए प्रसिद्ध हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना साहित्य के लिए प्रसिद्ध हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की एक रचना का नाम आप लोग तैयार कर लीजिएगा, चिंतामणि। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। और मेरे प्यारे बच्चों, विचार बीथी, कौन सी रचना? विचार बीथी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की ही रचना है। तथा रस मीमांसा भी आप लोग तैयार कर लेंगे। रस मीमांसा के भी लेखक कौन हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो चिंतामणि और मेरे प्यारे बच्चों रस मीमांसा, आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, रस मीमांसा
और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों विचार वीथी, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गोदान उपन्यास के लेखक कौन हैं? तो गोदान उपन्यास के लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, मुंशी प्रेमचंद जी हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। और आप लोग जो है एक चीज और याद कर लेना, गोदान गबन सेवा सदन, गोदान गबन सेवा सदन, निर्मला रंगभूमि कर्मभूमि आदि, ये सभी मेरे प्यारे बच्चों किस जो है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसके द्वारा लिखे गए उपन्यास हैं? तो ये सभी जो उपन्यास हैं जो कि मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है, नीड़ का निर्माण फिर के रचनाकार कौन है? नीड़ का निर्माण फिर किसकी रचना है? यहाँ पर राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। और यदि प्रश्न आता है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह मेरे प्यारे बच्चों आत्मकथा विधा पर आधारित रचना है। अगला प्रश्न है, झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन है? तो झूठा सच उपन्यास के लेखक मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यशपाल जी हैं। झूठा सच किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न अगला है, छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति क्या है या विशेषता? प्रश्न में चाहे प्रवृत्ति लिखा हो या विशेषता लिखा हो, दोनों एक ही चीज हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? छायावाद की मुख्य प्रवृत्ति या विशेषता क्या है? मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा श्रृंगार और प्रेम वेदना। छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्ति या विशेषता है श्रृंगार और प्रेम वेदना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इन सभी प्रश्नों को आप अपनी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जरूर तैयार कर लेना। 100% मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 में। प्रश्न संख्या 6 है, कलम का सिपाही जीवनी है। तो कलम का सिपाही किसकी जीवनी है? यहाँ पर राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन, मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? यदि प्रश्न आता है तो उत्तर क्या होगा? अमृत राय हो जाएगा, अमृत राय हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और आप सभी लोग ध्यान देंगे यहाँ पर कि कलम का सिपाही जो है किस विधा की रचना है? तो कलम का सिपाही जीवनी विधा पर आधारित रचना है। यदि प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है, हंस पत्रिका के संपादक कौन हैं? तो हंस और मर्यादा एक पत्रिका और थी जिसका जो है संपादन किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। हंस और पत्रिका यानी हंस और मर्यादा पत्रिका के संपादक थे मुंशी प्रेमचंद जी। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न अगला है यहाँ पर, जहाज का पंछीकृत की विधा क्या है? तो जहाज का पंछी किस विधा पर आधारित रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाज का पंछी मेरे प्यारे बच्चों किस विधा पर आधारित रचना है? उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है यहाँ पर राइट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन, सन 1943 ईस्वी। और यह जो है किसने तार सप्तक का संपादन किसने किया था? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी ने किया था। इन्होंने सन 1943 ईस्वी में तार सप्तक का संपादन किया था। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, निर्वेद स्थायी भाव है यानी निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। आप लोग ध्यान दें यहाँ पर जुगुप्सा होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव।
शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। और हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। तो क्लियर हो गई ये चीज मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर राइट आंसर होगा निर्वेद जो है शांत रस का स्थायी भाव है। बी वाला ऑप्शन सही होगा। आप सभी लोग वीडियो को एक बार जरूर शेयर कर दें। आप सभी लोग इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, पीपर पात सरिस मन डोला में अलंकार कौन सा है? तो पीपर पात सरिस मन डोला में मेरे प्यारे बच्चों उपमा अलंकार है, क्योंकि पीपल के पत्ते से मन की तुलना की जा रही है, इसलिए यहाँ पर है उपमा अलंकार। उपमा का अर्थ ही होता है तुलना करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पर गमन क्या है? मूल शब्द है और इसमें जो है आ यानी दीर्घ आ जो है क्या है? ये है उपसर्ग। प्रश्न अगला है, भलाई में प्रत्यय क्या है? तो भलाई में आप सभी जानते हैं आई प्रत्यय होगा। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, नीलांबर में कौन सा समास है? तो नीलांबर में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। अगला है प्रश्न यहाँ पर, आम का तत्सम क्या होगा? तो आम का तत्सम हो जाएगा आम्र। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 है मेरे प्यारे बच्चों, कर्तवाच्य में प्रधानता होती है? तो कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न अगला है, ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुवचन चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पर जो है डी वाला ऑप्शन सही होगा। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में सर्वनाम क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर वह क्या है? सर्वनाम है। डी वाला ऑप्शन सही होगा। बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों वर्णनात्मक प्रश्न, जो कि खंड बा के अंतर्गत पूछे जाएंगे। 50 अंकों का होगा खंड बा। अब यहाँ पर पहला प्रश्न आप लोग ध्यान दें यहाँ पर, और इन प्रश्नों का उत्तर आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पर लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों एक एक प्रश्न को, एक एक गद्यांश पद्यांश को हल करते हुए चलेंगे। यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 6 नंबर का प्रश्न है। गद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता, बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत, यहाँ पर संगत होगा, किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे आपको लिखना है इसका संदर्भ? मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, इस तरह से आपको हेडिंग डाल देना है। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को और अंतिम के शब्दों को काले पेन से यहाँ पर जरूर लिख दीजिएगा। जैसे कि शुरुआत के शब्द क्या हैं, कुसंग का ज्वर, इस तरह से लिख दीजिएगा आप लोग, कुसंग का ज्वर, इस तरह से। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप अंतिम के शब्दों को लिख देंगे। अंतिम के शब्द क्या हैं यहाँ पर, उठाती जाएगी, उठाती जाएगी। काले पेन से आप लोग लिखिएगा, यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंट नहीं हुआ इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख कर बता रहा हूँ। चलिए फिर आपको लिखना है संदर्भ। तो संदर्भ क्या हो जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी, काले पेन से लिख देंगे आप लोग, के गद्य खंड में संकलित आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखित मित्रता नामक निबंध से उद्धृत है। पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखेंगे और लेखक का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। चलिए दूसरा प्रश्न है गद्यांश का, कि गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब यहाँ पर रेखांकित अंश है क्या, किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती
जाती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। इसकी व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? इस तरह से आप हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। अब व्याख्या कैसे लिखना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि कोई नवयुवक बुरी संगति में फंस जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। बुरी संगति उसके यानी बुरी संगत उसके पैरों में बंधी चक्की के समान हो जाती है। बुरी संगत मनुष्य को, यहाँ पर संगत होगा, पतन के गड्ढे में नीचे ही नीचे ढकेलती जाती है। इसके विपरीत यदि किसी को अच्छी संगत मिल जाती है तो वह सहारा देने वाली भुजा के समान होती है। जिस प्रकार गहरे गड्ढे में गिरा मनुष्य मजबूत हाथ का सहारा पाकर गड्ढे से बाहर निकल आता है, उसी प्रकार सत्संगत पाकर पतन के गड्ढे में गिरा मनुष्य उन्नति की ओर बढ़ता चला जाता है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, उपर्युक्त गद्यांश में सत्संगति की क्या विशेषता बताई गई है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? अच्छी संगति सहारा देने वाली बाहु के समान होती है जो व्यक्ति की जीवन रक्षक और उसे उन्नति की ओर ले जाने वाली होती है। अथवा में मेरे प्यारे बच्चों एक और गद्यांश है, ये भी महत्वपूर्ण गद्यांश है। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी, उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहतास दुर्ग पति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। फिर उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी और हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? चलिए पहला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। यदि आप इस गद्यांश को नहीं करना चाहते तो आप अथवा वाले गद्यांश को कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो है संदर्भ कैसे लिखना है आपको, सबसे पहले आप गद्यांश के शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखेंगे और अंतिम के शब्दों को काले पेन से लिखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था, थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। फिर इसके बाद आप संदर्भ जो है हेडिंग डाल दीजिएगा। संदर्भ क्या हो जाएगा? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड, हिंदी काले पेन से लिखिए, गद्य खंड भी आप काले पेन से लिखिएगा, में संकलित जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित पाठ का नाम क्या है? ममता। पाठ का नाम भी आप काले पेन से ही लिखेंगे। नामक कहानी से उद्धृत है। तो इस पाठ का कोई भी गद्यांश आ जाए आपकी बोर्ड परीक्षा में, संदर्भ सेम यही रहेगा। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है, गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों गद्यांश का रेखांकित अंश क्या है? हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है, तब उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों इसकी व्याख्या आप लोग ध्यान दें। रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालने के बाद आपको लिखना है, जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिंदू विधवा संसार की सबसे तुच्छ और बेसहारा प्राणी होती है। संसार में उससे अधिक असहाय और अनाथ कोई जीव नहीं होता। ममता इसी प्रकार की एक बाल विधवा थी और इस कारण उसकी दुख भरी कल्पनाओं का कहीं अंत ना था। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी कौन है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी है। कैसे लिखना है आपको मेरे प्यारे बच्चों? गद्यांश के आधार पर संसार में सबसे तुच्छ निराश्रय प्राणी हिंदू विधवा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दें,
निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर 6 नंबर का प्रश्न आएगा। 2 पद्यांश हैं। चलिए पहला पद्यांश क्या है। सुनि सुंदर बैन सुधारस साने, सयानी है जानकी जानी भली, तिरछे करि नयन दय सैन तिन्हें, समुझाए कछु मुस्काए चली। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर इस पद्यांश का पहला प्रश्न है, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दें। इस तरह से सबसे पहले शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिख लें, जो भी पद्यांश आप हल करेंगे। फिर इस तरह से डैश डैश का निशान लगा दें और लास्ट के शब्दों को लिख दें काले पेन से, मंजुल कंज कली। फिर इसके बाद पाठ का संदर्भ क्या होगा, यानी पद्यांश का संदर्भ क्या होगा। यहाँ पर यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिखिएगा कि काव्यखंड में संकलित वन पथ पर भी आप काले पेन से लिखेंगे। नामक निबंध से, या मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर निबंध नहीं है, नामक पाठ से यानी शीर्षक पाठ से उद्धृत है। जिसके रचयिता कौन हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। रचनाकार का नाम भी आपको काले पेन से ही लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे आप क्या लिखेंगे, प्रसंग भी आप लिख दीजिएगा। जो पद्यांश आप हल करेंगे तो प्रसंग भी आप लिख देंगे। जैसे कि यहाँ पर प्रसंग क्या होगा, प्रस्तुत पद्यांश में ग्राम बालाओं ने सीता जी के उनके यानी सीता जी से उनके पति के विषय में जानकारी करनी चाहिए। इस पर सीता जी ने उन्हें सब कुछ बता दिया। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा पूरे पद्यांश की व्याख्या, ताकि यदि कहीं कोई भी लाइन रेखांकित अंश में आ जाए तो आप आसानी से व्याख्या कर सकें। तो व्याख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि गांव की स्त्रियों की यह अमृतमयी वाणी सुनकर जानकी समझ गई कि ये स्त्रियां बहुत चतुर हैं। अतः उन्होंने मर्यादा का पालन करते हुए संकेतों के द्वारा उन्हें बता दिया। अपने नेत्र तिरछे करके इशारा करके कुछ समझाकर सीता जी मुस्कुराती हुई आगे बढ़ गईं। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस अवसर पर वह स्त्रियां उनके दर्शन को स्वयं का लाभ मानकर राम की ओर टकटकी लगाए हुए देखती हुई ऐसी शोभा पा रही थी, मानो सूर्योदय होने पर प्रेम के तालाब में सुंदर कमल कलियां उठी हो। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है कि अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अनुराग तड़ाग तथा मनुमंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, इसका जो है आंसर आप लोग कमेंट करके बताओ, क्योंकि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप इसका उत्तर तो कमेंट करके बताइएगा ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में भी पद्यांश है, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से बिलसित। मेरे प्यारे बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर, प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पद्यांश के शुरुआत के यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, शुरुआत के शब्द क्या हैं, सच्चा प्रेम, काले पेन से लिखिएगा और इसके बाद यहाँ पर डैश का निशान लगाइएगा, डैश 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 करके लास्ट के शब्द हैं त्याग से बिलसित। अब संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित तथा राम नरेश त्रिपाठी जी, आप जो है हिंदी काले पेन से लिखें, काव्य खंड भी काले पेन से लिखें, पाठ का नाम आप जो है काले पेन से लिखें और रचनाकार का नाम भी आप काले पेन से लिखें। जी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से उद्धृत है। अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस पद्यांश का संदर्भ
लिखने का, तो लिखने का संदर्भ मैंने तरीका आपको बता दिया। अब आपको प्रसंग भी लिखना होगा। प्रसंग क्या हो जाएगा? कवि का कथन है कि देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान की भावना आवश्यक है। तो चलिए मैं आपको पूरे की व्याख्या बताऊंगा, रेखांकित अंश की व्याख्या नहीं बताऊंगा, पूरे पद्यांश की व्याख्या बताऊंगा, ताकि कहीं भी कुछ भी रेखांकित अंश आ जाए आपसे गलत ना होने पाए। मेरे प्यारे बच्चों, पूरे पद्यांश की व्याख्या इस तरह से आप लोग ध्यान दें। कवि प्रेम की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि हे प्रिय बंधु, सच्चा प्रेम वही है जिसमें आत्म बलिदान की भावना होती है, अर्थात आत्म त्याग पर ही सच्चा प्रेम निर्भर होता है। सच्चे प्रेम के लिए यदि हमें अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो पीछे नहीं हटना चाहिए। बिना त्याग के प्रेम प्राणहीन या मृत है। त्याग से ही प्रेम में प्राणों का संचार होता है। अतः सच्चे प्रेम के लिए प्राणों का बलिदान करने को भी सदैव प्रस्तुत रहना चाहिए। देश प्रेम वह पवित्र भावना है जो निर्मल और सीमा रहित त्याग से सुशोभित होती है। देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा विकसित होती है। चलिए यहाँ पर अगला प्रश्न है पद्यांश का, जो कि मिसप्रिंट हो गया है। चलिए इसको छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर अगला प्रश्न आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित में से किसी एक का संस्कृत गद्यांश का जो है आपको संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखना है, जिसके लिए 5 नंबर निर्धारित हैं। चलिए पहला यहाँ पर जो गद्यांश है, वाराणसी प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति ज्योति धोधते। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर चलिए इसका जो है सरल हिंदी अनुवाद आप लोग ध्यान दें। इस तरह से प्रश्नोत्तर संख्या आप डाल देंगे, फिर इसके बाद आप गद्यांश के शुरुआत के काले शब्दों को और शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखिएगा और अंतिम के शब्दों को भी लिख लेना डैश डैश लगाकर। फिर संदर्भ आप लिख लेना, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक। हिंदी काले पेन से लिख दीजिए, के संस्कृत खंड भी आप काले पेन से लिख दीजिए। के अंतर्गत पाठ का नाम काले पेन से लिखिएगा, वाराणसी नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए अब बारी आती है मेरे प्यारे बच्चों हिंदी अनुवाद की। तो पूरे गद्यांश की व्याख्या मैं आपको बताऊंगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर में विद्या की अलौकिक ज्योति प्रकाशित होती रही है और आज भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर प्रवाहित रहती है और लोगों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ पर अनेक आचार्य, उच्च कोटि के विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययन और अध्यापन में इस समय भी लगे हुए हैं। केवल भारतवासी ही नहीं अपितु विदेशी भी संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और निःशुल्क विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ पर हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। तो ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में है यहाँ पर एक और गद्यांश जो कि 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। तो चलिए इसको भी यानी इस गद्यांश का भी हिंदी अनुवाद संदर्भ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत गद्यांश, सबसे पहले गद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से लिखें, डैश डैश लगा दें, फिर अंतिम के शब्द काले पेन से लिखें। फिर इसके बाद संदर्भ क्या होगा कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आप काले पेन से लिखें। के संस्कृत खंड के अंतर्गत पाठ का नाम क्या है? भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। पाठ का नाम आप काले पेन से लिखिएगा। फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद क्या होगा, चलिए आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए यह समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार करती है और नई शक्ति प्राप्त करती है। यहाँ हठ नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह यहाँ
हर्षपूर्वक स्वीकार होता है। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के सदा रहने वाले आदर्शों जैसे कि प्रतिष्ठा, सभी प्राणियों में समभाव, विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता में निहित है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित या दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा और मैं आपको यहाँ पर दोनों पद्यांशों को हल करके बताऊंगा। तो चलिए, यहाँ पर पहला पद्यांश है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः उभय यत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, इसका जो है कैसे संदर्भ और हिंदी अनुवाद लिखना है। सबसे पहले आप पद्यांश के शुरुआत के शब्द काले पेन से लिखें और अंतिम के शब्दों को लिख दें। इसके बाद आपको क्या करना है, संदर्भ हेडिंग डाल देना है। तो चलिए, संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड आप काले पेन से लिख दीजिएगा के अंतर्गत वीरः वीरेण पूजते, पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा। और इसके बाद जो है आप हिंदी अनुवाद लिखेंगे। तो हिंदी अनुवाद क्या होगा, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। वीर भाव को ही क्या कहते। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अथवा में भी पद्यांश है, सार्था प्रवस्तु मित्रम भार्या मित्रम गृहे सता आतुरस्य भिषक मित्रम दानम मित्रम मरिष्यते। मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर इस तरह से आप जो है क्या करेंगे, शुरुआत के काले पेन से शब्दों को लिख देना और अंतिम के शब्दों को लिख देना काले पेन से। फिर इसके बाद आपको संदर्भ लिखना है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, संदर्भ क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। इस तरह से संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काले पेन से लिख देना, के संस्कृत खंड भी काले पेन से लिख दीजिएगा, के अंतर्गत जीवन सूत्राणि, पाठ का नाम भी आप काले पेन से लिखिएगा, नामक पाठ से उद्धृत है। चलिए अब इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा कि धन परदेश में रहने वाले का मित्र है, पत्नी घर में रहने वाले की मित्र है, वैद्य रोगी का मित्र है और दान ढकने करने वाले का मित्र है। मेरे प्यारे बच्चों, अब बारी आती है अगले प्रश्न की ओर बढ़ने की। तो अगला प्रश्न यहाँ पर है, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर चुन दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर देंगे आप और 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरह के प्रश्न आएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। और इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना है और उनकी रचना का उल्लेख भी करना है। 5 नंबर का प्रश्न आएगा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, इन सभी का जीवन परिचय आपने तैयार कर लिया होगा, क्योंकि मैंने सभी का जीवन परिचय से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दी है, चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कविवर जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे आपको लिखना है। तो सेम इसी तरह से लिख दीजिएगा, जयशंकर प्रसाद, फिर संक्षिप्त विवरण आप जरूर लिख देंगे, जैसे इनका जन्म कब हुआ, 30 जनवरी सन 1889 ईस्वी को, जन्म स्थान क्या था, काशी, इनके पिता का नाम श्री देवी प्रसाद था, शिक्षा इन्होंने कक्षा 8 तक प्राप्त की और इनकी प्रमुख रचनाएं मेरे प्यारे बच्चों हैं, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, विशाख, ध्रुव स्वामिनी, कामना, कंकाल, तितली आदि। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, जीवन परिचय क्या होगा जयशंकर प्रसाद जी का। बाबू जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 जनवरी 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता श्री देवी प्रसाद सुघनी साहू के नाम से प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। पर
यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, इनकी शिक्षा का प्रारंभ यानी जयशंकर प्रसाद जी की शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया और इनका अधिकांश जीवन जो है कैसे बीता, बिल्कुल दुखमय बीता। जीवन में 3-4 यात्राएं भी करने का अवसर मिला, जिसकी छाया इनकी कुछ रचनाओं में प्रभासित होती है। याचमा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 को हो गया। इनकी रचना का नाम लिख दीजिएगा चंद्रगुप्त। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला यहाँ पर है प्रश्न। दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का नाम लिखना है। 5 नंबर का ये प्रश्न भी आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा कविवर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। ये सभी जीवन परिचय आप लोग तैयार कर लेंगे। यहाँ जितने भी जीवन परिचय हैं इस मॉडल पेपर में 2025 बोर्ड एग्जाम में 100% यही पूछे जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर बिहारी लाल जी का जीवन परिचय मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले संक्षिप्त परिचय क्या है। बिहारी लाल जी का जन्म सन 1603 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित केशव राय चौबे, इनके जो है रचना का नाम बिहारी सतसई, और मृत्यु कब हो गई 1663 ईस्वी में। मेरे प्यारे बच्चों, इनका जीवन परिचय आप लोग ध्यान दें। रीतिकाल के महान कलाकार महाकवि बिहारी लाल का जन्म 1603 ईस्वी में ग्वालियर के निकट बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में हुआ था। ये मथुरा के चौबे थे। इनके पिता का नाम केशव राय था। पिता का नाम क्या था? केशव राय। 8 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता इन्हें अपने साथ ओरछा बुंदेलखंड ले गए। इनके गुरु आचार्य केशवदास थे। बिहारी का बचपन ओरछा में बीता। युवावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा जाकर रहने लगे थे, किंतु ससुराल में इन्हें उचित सम्मान न मिला और इस कारण ये वहां से कन्नौज के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में चले गए। वहां इन्हें पर्याप्त सम्मान मिला। कहते हैं कि उस समय राजा अपनी छोटी रानी के प्रेम पास में फंसे हुए थे। वह राजकाज की सब चिंता छोड़कर हर समय अपने महल में पड़े रहते थे। तब बिहारी ने राजा के पास एक दोहा लिखकर भेजा, जो कि इस प्रकार से था। नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ विंध्यो आगे कौन हवाल। मेरे प्यारे बच्चों, इस एक ही दोहे ने राजा की आंखें खोल दी। वह ठीक से राज्य की देखभाल करने लगे। दरबारी जीवन में बिहारी को बहुत सम्मान मिला। कहा जाता है कि राजा जयसिंह बिहारी को प्रत्येक दोहे की रचना पर एक स्वर्ण मुद्रा यानी असरफी पुरस्कार देते थे। सन 1663 ईस्वी में इस महाकवि का परलोकवास हो गया। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान दें, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। 2 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर ये श्लोक नहीं आया है जो मैं आपको लिखकर बताने वाला हूँ। तो श्लोक क्या है? यहाँ पर सर्वे भवन्तु सुखिनः। और उसके पहले बिहारी लाल का जीवन परिचय लिखने के बाद आप उनकी रचना का नाम लिख दीजिएगा बिहारी सतसई। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। 2 नंबर का प्रश्न है और ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो गृहे सता मित्रम किम, इसका उत्तर होगा भार्या मित्रम गृहे सता। दूसरा है यहाँ पर चंद्रशेखरः कः आसीत्, इसका उत्तर होगा चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी युवकः आसीत्। और तीसरा यहाँ पर है पहेलिकायाः उत्तरम किम अवदत्। और चौथा है वाराणसी केषां संगम स्थली अस्ति, तो इसका उत्तर होगा वाराणसी
भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का प्रश्न है और इन सभी विषयों पर निबंध आप जरूर तैयार कर लें 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। बेरोजगारी की समस्या और समाधान। दूसरा विषय है विज्ञान, अभिशाप या वरदान। तीसरा विषय स्वदेश प्रेम यानी देश प्रेम। चौथा विषय प्रदूषण की समस्या और समाधान। पांचवा विषय नारी सशक्तिकरण। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा सबसे इम्पोर्टेंट निबंध जो कि है देश प्रेम या स्वदेश प्रेम। 2025 बोर्ड एग्जाम में यह निबंध 100% पूछा जाएगा। चलिए कैसे लिखना है आप सभी को। सबसे पहले स्वदेश प्रेम या देश प्रेम इस तरह से आपको हेडिंग डालना है। फिर रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद आप इसके अंतर्गत प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य, स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप और स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण तथा उपसंहार, इतना लिखेंगे। इसके बाद प्रस्तावना के अंतर्गत आपको क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों कि माता और जन्मभूमि की गरिमा स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिस धरती की गोद में हमारे शरीर का पालन पोषण हुआ है उसके प्रति लगाव होना स्वाभाविक ही है। अपने देश के कल्याण के लिए अपना सब कुछ निछावर करने में जो सुख मिलता है वह और कहीं नहीं मिलता। सच्चा सुख तो इस मनुष्य को मिलता है, यानी सच्चा सुख तो उस मनुष्य को मिलता है जिसके हृदय में देश प्रेम का सागर लहराया करता है। दूसरी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य क्या है। तो स्वदेश प्रेम से तात्पर्य देश के लिए मर मिटना ही नहीं बल्कि अपनी सेवाओं द्वारा देश की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न पक्षों का विकास करना भी है। ऐसा प्रत्येक कार्य जिससे स्वदेश का हित होता है स्वदेश का प्रेम का प्रतीक है। जो व्यक्ति जिस पद पर है यदि वह वहां पर देश के हित में काम करे तो देश उन्नत भी करेगा। तीसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप क्या है। तो स्वदेश प्रेम हमें अपने देश को आगे बढ़ाने तथा दूसरे देशों से अपनी रक्षा करने के लिए ढाल का काम करता है। वह हमें त्याग एवं बलिदान का पाठ पढ़ाता है, मानवीय हितों की ओर सोचने को बाध्य करता है, देश की सुरक्षा के साथ वहां की सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा की ओर भी ध्यान दिलाता है। चौथी हेडिंग है मेरे प्यारे बच्चों स्वदेश प्रेम के कुछ उदाहरण। तो सीमा पर सैनिकों का शहीद होना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। खेतों में काम करते हुए देश की खाद्यान्न व्यवस्था को उच्च बनाए रखना किसानों का स्वदेश प्रेम है। अपने देश की आज़ादी को बरकरार रखने में मदद करना स्वदेश प्रेम है। एक साहित्यकार द्वारा अपनी रचनाओं से लोगों में साहस भरना स्वदेश प्रेम का उदाहरण है। सभी लोगों के कार्य क्षेत्र भिन्न भिन्न अवश्य हैं लेकिन उद्देश्य सबका एक ही है। चलिए उपसंहार क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। आज हमारा देश स्वतंत्र है। साड़ियों की गुलामी, यहाँ पर सदियों होगा मेरे प्यारे बच्चों, सदियों की गुलामी के पश्चात हमें स्वतंत्रता मिली है। इस स्वतंत्रता से हमारा उत्तरदायित्व भी बढ़ जाता है। हमें इस स्वतंत्रता को केवल अछूड़ ही नहीं रखना बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए इस स्वतंत्रता को सुख और समृद्धि का स्रोत बनाना है। यह तभी संभव हो सकता है जबकि देश के प्रत्येक नागरिक में स्वदेश प्रेम की भावना भरी जाए। जो जिस क्षेत्र में हो, जिस कार्य में लगा हो, अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की सीमा से ऊपर उठकर देश हित चिंतन में लग जाए तो देश का सर्वतोन्मुखी विकास होते देर नहीं लगेगी। यह तभी संभव है जब हम देश प्रेम के महत्व को स्वीकार करेंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है और अंतिम प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों इस मॉडल पेपर का। कह रहा है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए।
4 नंबर का प्रश्न है। अथवा है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। तो चलिए कैसे लिखना है बिजली समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र। मेरे प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं सेवा में बिजली विभाग मेरठ, अपने जिले का भी नाम आप डाल सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। विषय रहेगा बिजली की अनियमित आपूर्ति। मान्यवर, हम जैन नगर कॉलोनी के निवासी आपका ध्यान बिजली समस्या की ओर आकर्षित कराना चाहते हैं। पानी तथा अन्य कार्यों के लिए बिजली की सर्वाधिक आवश्यकता ग्रीष्मकाल यानी गर्मियों के मौसम में ही होती है और हम सब अप्रैल के प्रारंभ से ही अनुभव कर रहे हैं कि भरपूर गर्मी प्रारंभ होने से पूर्व ही बिजली की आपूर्ति कम हो गई है। बिजली जीवन की मूलभूत आवश्यकता है, कोई भी लोकप्रिय सरकार इसकी उपेक्षा नहीं करती। हमारी कॉलोनी में बिजली आपूर्ति प्रारंभ और बंद होने का कोई समय भी निर्धारित नहीं है। हमारी कॉलोनी से एक प्रतिनिधि मंडल इस संबंध में बिजली आपूर्ति अधिकारी से भी मिला था और उन्होंने 1 सप्ताह में बिजली आपूर्ति बढ़ाने का वचन दिया था। खेद है कि आज 3 सप्ताह व्यतीत हो जाने पर भी कोई कार्यवाही इस संबंध में नहीं हुई है और इस स्थिति में आपसे हमारा निवेदन है कि कृपया हमारी समस्या की ओर ध्यान दें और इसका शीघ्र समाधान कराएं। यदि बिजली आपूर्ति तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो तो कम से कम कम से कम क्या करें, उसका समय तो निर्धारित किया जा सकता है कि कब आए बिजली और कब चली जाए, ये निर्धारित किया जाए। शीघ्र कार्यवाही की आशा में हम हैं आपके जैन नगर निवासी। यहाँ पर आप इस तरह से लिख दीजिएगा, फिर दिनांक आप डाल देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, पूरे मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व कराया है, एक एक प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बताया है और इसी तरह से धुआंधार तैयारी करना चाहते हैं यदि आप बोर्ड परीक्षा 2025 की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।